नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। फैमिली लॉ भाग 2 में जो कि सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, ये बहुत हाई स्कोरिंग कोर्स, हाई स्कोरिंग नंबर के हिसाब से देखा जाता है। इस कोर्स में आप क्या-क्या चीजें जानेंगे उसके बारे में समझते हैं। पाठ्यक्रम का परिणाम क्या होगा जब आप इस पूरे को समझ लेंगे, तब क्या-क्या चीजें आप जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में समझेंगे। दूसरा, उत्तराधिकार और विभाजन के बारे में समझेंगे हिंदू लॉ के हिसाब से। उसके बाद मुस्लिम लॉ के हिसाब से मुस्लिम विधि में हिबा और वसीयत, ये समझेंगे। फिर उसके बाद आप समझेंगे पूर्व अधिकार और विरासत। तो इस तीन चीजों को दो पार्ट में भागों में बांटा जाएगा, और हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम लॉ के हिसाब से। आप ज्यादातर देखते रहते हैं कितनी सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो ये जो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप अपने घर परिवार सब जगह इसको प्रैक्टिकली भी देख पाएंगे कि कैसे एक संयुक्त परिवार है। जैसे कि इकाई एक में संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में उसकी परिभाषा है, उसकी उत्पत्ति, इसका स्वरूप है। ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त परिवार और सहभागिता है, उसकी प्रकृति क्या है, सहभागिता की विशेषताएं क्या है ना, सहभागिता और उसके जो गुण हैं वो क्या हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि ये जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो पहली इकाई है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी यही होती है। इसमें आप ये भी समझेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार परिवार का क्या मतलब होता है, जिसमें पिता पुत्र परपौत्र पौत्र है ना, और उनके बाद उनके पत्नियां, उनकी संपत्ति कैसे साझा होती हैं, रक्त संबंध किस तरह से लिया जाता है, एक ही रसोई का क्या मतलब है, संयुक्त संपत्ति का क्या मतलब है ना, ये सब चीजें आप समझेंगे। तो इसके इसके अलावा जो इकाई 2 है, उसमें आप लोग विभाजन और उत्तराधिकार के बारे में समझेंगे। ज्यादातर केसेस आपको, जब आप लॉ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी चीज पे ही मिलेंगे, और ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कितने आपके घर के या फिर आपके सुनने में आने वाली चीजें कितनी सारी हैं जो 1956 के एक्ट के हिसाब से, सक्सेशन एक्ट है, या आपके परिवार में कभी, या आपकी अपनी जमीनें या आपके दादा परदादाओं की जमीनें कैसे एक साथ चल रही हैं, अब कैसे उसका विभाजन आप चाहते हो या उसकी सुरक्षा चाहते हो, तो उसके बारे में आप समझोगे और प्रैक्टिकली देख भी पाओगे। तो संयुक्त संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांटना, विभाजन की मांग कौन कर सकता है, पुत्र पुत्री, है ना, इसके अलावा पत्नी और माँ। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद अगर आपको जैसे विभाजन हो गया, उसके बाद उसको पता चला कि वो गलत हुआ है, धोखे से हुआ है, गलती से हुआ है, या असमान बंटवारा हुआ है, उसके ऊपर आप कैसे एक्ट करोगे, कौन से सक्सेशन एक्ट को किस तरह से देखोगे। इसके अलावा आप इस अधिनियम जो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसमें उत्तराधिकार का नियंत्रण कौन करता है, संपत्ति के लिए कौन से अधिनियम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो पुरुष आवासीय संपत्ति है क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, स्त्री आवासीय संपत्ति है, पति और संतान, माता और पिता, इन सब में कैसे वर्गीकृत किया गया है, किस तरह से ये एक्ट है, और उनके प्रैक्टिकल लॉ केसेस क्या हैं, या फिर कोई उत्तराधिकारी बना दिया गया, उसकी हत्या हो गई, या कोई उत्तराधिकारी है जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुसलमान हो गया, तो अब उसकी प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा, किस तरह किया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो बाद में 2005 में कुछ अधिनियम में संशोधन किए गए, ठीक है, कि बेटी को भी अब जो है वो जन्म से ही को पैरेंसर माना जाए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप समझेंगे और प्रैक्टिकली आप देखोगे भी कि शादी के बाद, विवाह हो जाने के बाद उसका अपने घर से क्या संबंध रह जाता है प्रॉपर्टी में, और नए घर में जाती है तो वहाँ क्या प्रॉपर्टी का संबंध रहता है हिंदू लॉ के हिसाब से। दूसरा पार्ट है इसमें मुस्लिम विधि के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से, तो वहाँ पे हीबा, है ना, और वसीयत के बारे में आप समझोगे। हीबा एक तरह से कहा जाए गिफ्ट है। ठीक है, तो बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति दे देना, तो गिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही उसके भी कई अलग अलग तरीके होते हैं, घोषणा कर दी, स्वीकृति से कर दिया, कब्जे का हस्तांतरण कर दिया। ठीक है, हीबा के कई सारे प्रकार भी हो सकते हैं। ऐसे ही वसीयत का, वसीयत मतलब विल, तो मसीहत मृत्यु के बाद कैसे प्रभावी होगी, अधिकतम संपत्ति किसको जाएगी, है ना, एक तिहाई संपत्ति किसको जाएगी, उत्तराधिकार और सहमति आवश्यक है कि नहीं है, वसीयत का प्रत्यार्पण कैसे संभव होगा। इसके अलावा क्या वसीयत का रद्दीकरण भी हो सकता है, मतलब रद्द की जा सकती है, ये आप समझोगे। इसके अलावा
जो चौथी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है, तो उसमें जो आपके, तो इस इकाई में आप देखोगे पूर्व अधिकार, किसी संपत्ति को पहले खरीदने का अधिकार किसके पास है, प्रकार क्या है, सहस्वामी क्या है, पड़ोसी, साझेदार, ये सब मुस्लिम विधि के अंदर आते हैं। तो ये बड़े आसान है ये मुस्लिम विधि वाला। और बस थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है वो शिया और सुन्नी के जो उत्तराधिकार हैं वो कैसे कैसे अलग अलग होंगे, उसमें आपको थोड़ा याद रखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अन्यथा आपके जो पहले दो इकाइयां हैं, पहली और दूसरी, जिसमें हिंदू लॉ के बारे में बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं, और मुस्लिम लॉ की तीसरी इकाई जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें आप लोग केस लॉ के साथ भी समझेंगे, और बहुत दृढ़ता से मैं कहता हूं कि आप जब इस चीज को समझ लेंगे तो आपको बड़े अच्छे नंबर भी मिलेंगे, और पूरी जिंदगी आपको ये सिविल लॉ के मैटर्स में आप एक एक ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। और जहां भी काम करेंगे, जब भी आप केस के बारे में समझेंगे, तो आपको हमेशा ये रेफरेंसेस हमेशा काम आएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे ये जो समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।